स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज हम दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं अपना पुराना चैप्टर जो हमारी सीरीज ज्योग्राफी क्लास 10th की सीरीज चल रही है। उसमें हम चैप्टर को फर्स्ट को स्टार्ट उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में पिछली वीडियो में क्या पढ़ा। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिसोर्स जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी चीज़ को रिसोर्स तब कब कहा जा सकता है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था उसको। और इफ अगर अगर हम बात करें आपका कि सुनिए, हमने ये यहाँ पर पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होता है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे रिसोर्सेज के उसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था। देन रिसोर्सेज के जो क्लासिफिकेशन है आपकी वो हमने यहाँ पढ़ी थी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था। देन ये फैक्टर, ये जो ट्री ट्री डायग्राम है इसको हमने देखा था। देन उसके बाद प्रत्येक रिसोर्स को हमने क्या एक एक करके सारे चीज़ें जानी थी। बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, लिविंग होते हैं, अबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं, रिन्यूएबल वो जो दोबारा रिन्यू हो सके, रिप्रोड्यूस हो सके, नॉन रिन्यूएबल वो जो रिप्रोड्यूस ना हो सके, हुए भी तो बहुत उनको करीब लाखों करोड़ों साल लग जाए। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमने इंडिविजुअल रिसोर्स पढ़े थे। वो इंडिविजुअल वो रिसोर्स होते हैं कि मेरे और मेरे बाप की चीज़ है, ठीक है। कम्युनिटी वाली वो होती है ना तेरे ना तेरे बाप की, ये है पूरी की पूरी कम्युनिटी का रिसोर्सेज है। और इसी देन उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स कहता है ना तेरी ना तेरे बाप की ना तेरी पूरी कम्युनिटी की, ये पूरी पूरी देश का रिसोर्सेज है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्सेज होते हैं जो कि 200 किसी भी देश की 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जितना भी रिसोर्स पड़ा हुआ है वाटर में, वो सारा का सारा रिसोर्स किसका है, वो किसी का भी नहीं है। और वहां पर किसी को भी कुछ भी माइनिंग वगैरह कुछ भी करना है तो उसके लिए क्या है, किसी जो इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, उनसे क्या लेना पड़ता है, परमिशन या फिर कंसेंट साइन कंकरेंस लेना पड़ता है। देन उसके बाद इंडिया के बारे में बात करी थी हमने कि इंडिया को क्या हुआ था, राइट मिली हुई है किसकी, मैग्नीज नोड्यूल्स को माइन करने की। कहाँ से, इंडियन ओशियन से, जो कि 200 नॉटिकल माइल से मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी बाहर की क्षेत्र है। तो उसमें भी इंडिया को क्या हुआ, इंडिया को राइट मिली हुई है। देन ऑन द बेसिस हमने स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था कि पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिनके पास पोटेंशियल है लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। देन डेवलप्ड रिसोर्सेज वो है कि जिनको पता है कितना क्वालिटी में है, उनकी क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, ये सारी चीजें हमको पता है। और क्या फेजिबिलिटी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज है। स्टॉक रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जो कि आपके स्टॉक हैं, जैसे कि अभी आपके पास है बट आपके पास कोई पोटेंशियल, आपके पास पैसा नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो आप उन रिसोर्सेज को आप यूज कर सकें। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिजर्व्स क्या होते हैं। रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व स्टॉक के ही से एक सबसेट होता है जिसमें कि जिसके लिए आपके पास एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ जो है वो पूरा नहीं पड़ रहा है। देन हमारा अब टॉपिक आता है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये असलियत में क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए इतना है ये, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द मेनली द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही वाइटल चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इट वॉज बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये ऐसा माना जाता था कि रिसोर्सेज जो हैं नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट मिले हुए हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जब लोगों को लगा कि ये तो गिफ्ट है, तो गिफ्ट है तो बड़ी मतलब अपनी उसकी जो भी क्षमता है उससे ज्यादा यूज होने लगा, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज होने लग गया इस रिसोर्सेज को। देन अब इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, मेजर प्रॉब्लम्स लाइक डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब रिसोर्सेज जो थे उनका क्या हुआ, डिप्लीशन मतलब खत्म, वो रिसोर्सेज खत्म होने लग गए। अब किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लालच की वजह से। फिर accumulation of resources in a few hands which in turn divided the society into the segments having haves and have nots of the rich and poor। अब क्या हुआ, और या तो डिप्लीशन होने लगा या फिर रिसोर्सेज कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गए, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में पड़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी डिवाइड हो गई। कुछ सोसाइटी डिवाइड हो गई, एक वो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, एक वो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर रिच और पुअर, जो अमीर और गरीब। इस चीज में रिसोर्सेज की वजह से क्या हुआ, एक्यूमुलेशन की वजह से सोसाइटी डिवाइड हो गई। देन उसके बाद अगर हम बात करें इधर की तरफ कि इनडिस्क्रिमिनेटली सॉरी
Indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis such as global warming. अब डिस्क्रिमिनेशन और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है अभी। अब बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे आप क्या एक्सप्लॉइट कर रहे हो सारे के सारे रिसोर्सेज को, तो क्या होने लग गया कि अब ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गए, ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन होने लग गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन होने लग गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होने लग गया, लैंड डिग्रेडेशन होने लग गया, ठीक है। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. अब equitable distribution of resources जो है आपका, वो किस लिए हैज बिकम इसेंशियल। अब आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, जो कि बहुत ही जरूरी बन गया था किसी भी जगह की या फिर किसी भी ग्लोबल किसी भी देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाने बनाने के लिए, सस्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, और ग्लोबल पीस बनाने के लिए भी, यहाँ तक कि वैश्विक विश्व स्तर पर अगर हमें शांति कायम करनी है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि वहां पर जिसको जितना की जरूरत है उतनी ही देना पड़ेगा, इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर इसी तरीके से जैसे आज की तारीख में, जैसे अब अभी फिलहाल में जैसे जो हो रहा है कि कुछ देश जो जिस प्रकार इस रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपका जो भविष्य है, कि इस प्लेनेट का जो भविष्य है वो बहुत ही ज्यादा डेंजर में पड़ गया, बहुत ही खतरे में पड़ जाएगा। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज इसेंशियल। इसी वजह से क्या है कि रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, ताकि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ का। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या होता है? ये कंपोनेंट है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब देखते हैं कि हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपकी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। ओके, मैं आपको पहले तो बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अब बात करने वाले हैं हम। किसकी बात करने वाले हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर अब हम बात करने वाले हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। एक बार फिर मैं आपको समझाऊंगा इसको दूसरे कलर से मैं इसको हाईलाइट कर दूं पहले तो आपको। चलिए अब मैं इसकी बात करते ही सस्टेनेबल असलियत में ये क्या चीज है। चलिए अब इसने क्या कहा है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अब इसका मैं कहने का सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि डेवलपमेंट हो, कोई मना नहीं कर रहा कि आप डेवलपमेंट मत करो, डेवलपमेंट करो, लेकिन आप इस तरीके से डेवलपमेंट करो जिससे कि इन्वायरमेंट आपका डैमेज ना हो। और डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आज के डेवलपमेंट के चक्कर में आप अपनी फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर जाओ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में आप इतना कोयला यूज कर लो कि आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए कोयला या फिर डीजल पेट्रोल कुछ भी ना बचे, तो उनकी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, ये देखिए आप। तो यही कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा कहने का मतलब डेवलपमेंट करो लेकिन एनवायरनमेंट को मत नुकसान दो। डेवलपमेंट करो लेकिन इस प्रकार मत करना कि तुम्हारे बच्चे, आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ ना बचे। तो मतलब विदाउट नॉट कंप्रोमाइजिंग, क्या है, प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द, वर्तमान आपका कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। देन उसके बाद क्या है कि हम ये कुछ समिट हुई हैं, समिट के बारे में बताते हैं। रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट, आप इसको बहुत 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 इंपॉर्टेंटली याद रखना। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम पर अगर बैठते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जो एनसीईआरटी इसमें दी हुई हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए अब रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में बात करते हैं कि जो जून 1992 saw more than 100 heads state met in Rio de Janeiro in Brazil। ब्राजील में क्या है कि 1992 में, जून 1992 में 100 से भी ज्यादा स्टेट्स जो थे वो एक साथ आई फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। जिसके लिए, ये किस लिए थी? ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। अब समिट was convened for addressing urgent problem of environment protection and the social economic development at the global level। अब समिट का क्या मेन मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? समिट का ऑब्जेक्टिव ये था
कि अभी फिलहाल में जल्दी से जल्दी उनको एड्रेस करना था कि अर्जेंट प्रॉब्लम जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना था। The assembled leaders signed the Declaration of Global Climatic Change and Biological Diversity. अब जो वहां पे जितने भी लीडर्स आए हुए थे, उन्होंने क्या किया कि एक डिक्लेरेशन जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की डिक्लेरेशन है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको क्या हुआ, साइन किया। अब रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in 21। अब रियो द जेनेरो क्या है कि रियो कन्वेंशन जो आपका एंडोर्स हुआ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पे, और उन्होंने क्या किया कि एजेंडा 21 को अचीव करने के लिए इसको अडॉप्ट किया, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके 21st सेंचुरी में। अब आपका होमवर्क है, आप सुनिए, आपका होमवर्क ये है कि आपको पता करना है कि ये एजेंडा 21 है क्या। आपको ये पता करना है कि ये एजेंडा 21 है क्या। आप गूगल करिए, चाहे कुछ भी करिए, आपको ये पता करना है और कमेंट सेक्शन में ये लिखना है आपको। देन एजेंडा 21, सॉरी, लो आपका एजेंडा 21 भी आ गया, यहीं आ गया। अब एजेंडा 21 क्या कहता है, लेकिन अब इन 21 एजेंडास में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको देखना है कि वो पॉइंट्स कहाँ पर हैं। उन पॉइंट्स के बारे में सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। Then it is a declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on the Environment and Development। अब ये क्या है, ये एक डिक्लेरेशन है जो कि वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी विच टुक प्लेस इन द रियो जेनेरो, जो कि आपके कहाँ पर, रियो जेनेरियो में हुई, ब्राजील में। 1992 में डिक्लेरेशन वर्ल्ड लीडर्स ने किया, और वो डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसके ऊपर हुई थी, ये हुई थी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक, ये कहाँ पर हुई, रियो दे जेनेरो, ब्राजील में। ये प्लेसेस याद कर रखनी है आपको, और ये जो आपकी यूएनसीईडी ऐसी जो जितनी भी आपको ये जो आती हैं, इनको आपको याद रखना है। एम क्या था इसका, एम एट अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एम ये था कि भैया आपको ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको अचीव करनी है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको अचीव करनी है। और ये हुआ कहाँ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द अर्थ एंड डेवलपमेंट में आपको हुआ। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। इसका एजेंडा क्या था, ये क्या है कि ये एक एजेंडा है जिससे कि आपको क्या करना है कि चलिए मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ। ये एजेंडा क्या कहता है कि इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू अ ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स, शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटीज। अब ये क्या है कि इस एजेंडा में ये था कि आपको किसी भी तरीके से एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करना है, पॉवर्टी को कॉम्बैट करना है, डिजीज थ्रू अ ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन डिजीज, आपको बीमारियों को खत्म करना है, भले ही आपको ग्लोबल लेवल पर सबके साथ कॉपरेट करके काम करना पड़े, म्यूचुअल नीड्स को खत्म करना, सबके पूरी करनी है, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी शेयर करना है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज द एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इसका सबसे मेन एक ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रत्येक गवर्नमेंट को, प्रत्येक देश की गवर्नमेंट को अपना खुद का एक एजेंडा 21 डिसाइड करना है कि आपको एक साल में या फिर 5 साल में, जितना भी आपको एक टाइम पीरियड लेते हैं, उस टाइम पीरियड के बीच में आपको कौन कौन से गोल्स हैं जो कि अचीव करने हैं, कि हाँ ये हमारे देश में कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये करना चाहिए। तो उन्होंने यही एक मेजर ऑब्जेक्टिव यही रखा हुआ था कि जिस प्रकार हम लोगों ने एक एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया है, वैसे ही आप खुद भी अपना एक खुद का लोकल एजेंडा 21 आप बनाओ, जिससे कि आप देश में और चीजें अच्छे से हो पाए आपके। चलिए, देन उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग की बात कर लेते हैं कि देखो रिसोर्सेज की प्लानिंग किस प्रकार होती है। द प्लानिंग इज अ वाइडली, आप सुनो जो बात आ रही थी रिसोर्स प्लानिंग की, प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर प्लानिंग नहीं हुई तो क्या, इनडिस्क्रिमिनेट यूज होने लग जाएगा किसका, रिसोर्सेज का। अब इनडिस्क्रिमिनेट यूज होने लग गया तो गड़बड़ और हो जाएगी। अब गड़बड़ कैसी होगी, गड़बड़ ऐसी होगी कि अगर ज्यादा यूज हो गया तो फिर चीजें खत्म होने लग जाएंगी। तो इस प्रकार यूज करना है ना वो चीजें कि भाई हमारे भी काम रहे, हमारे बच्चों के भी काम रहे, तो ये सब इस तरीके से आपको चीजों को करना है। Then, if we talk about the planning is widely accepted strategy for judicious use of resources। Planning क्या है, widely accepted एक strategy है जिससे कि
आप न्यायपूर्ण तरीके से आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इसका इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि विच हैज एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज जिसके पास बहुत सारा रिसोर्सेज है। इंडिया के पास क्या है? बहुत सारा रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो करना इसको इसकी रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। देर आर रीजन्स वेयर रिच एंड पुअर देर आर रीजन्स वेयर रिच एंड पुअर देर आर एक मिनट होल्ड करिएगा जरा, चलिए। देर आर रीजन्स इसको चलिए, देर आर रीजन्स, हाँ, there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage and some vital resources. अब ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कुछ जगह इंडिया में ऐसी है कि कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर भरमार है रिसोर्सेज की, और कहीं ऐसी हैं कि जहां पर शॉर्टेज है रिसोर्सेज की। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। अब ये जो कुछ स्टेट, जैसे कि आपकी झारखंड की स्टेट हो गई, मैं इसको जरा आपको आउटलाइन कर दूं चीजों को कि देखिए कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। देखिए मध्य प्रदेश आपका ये क्या है कि ये सारा क्या है, अबंडेंस। ये जो है ये सारी की सारे मिनरल्स और कोल के अबंडेंस है इनके पास। जैसे स्टेट्स हो गए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन द मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स। अब कुछ और रिसोर्सेज हैं, कुछ और हैं, जैसे कि आपकी if we talk about Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development। अरुणाचल प्रदेश क्या है, उसके पास वाटर रिसोर्सेज तो काफी हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है। अब स्टेट ऑफ राजस्थान की अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टेट ऑफ राजस्थान की अगर मैं बात करूं कि इट इज अ वेरी वेल नोन रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है, स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर विंड एनर्जी बट लैक्स इन द वाटर रिसोर्सेज। द कोल्ड डेजर्ट, अब इसके पास क्या है, सोलर एनर्जी बहुत सारी है लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है। राजस्थान के पास तो सोलर एनर्जी बहुत सारी है, बहुत, क्योंकि क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, रेगिस्तान है तो क्या है, वहां पे सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है। देन कोल्ड डेजर्ट ऑन द लद्दाख। अब कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है वहां पर क्या है, रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर। अब वहां पर कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा है लेकिन डेफिशिएंट इन वाटर है। कहाँ जाओगे? ठीक, डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइटल मिनरल्स, मिनरल्स नहीं है, उसके पास कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा है। तो यही सारी प्रॉब्लम है। दिस कॉल्स फॉर अ बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल स्टेट रीजनल एंड लोकल लेवल। इसी की वजह से क्या होता है कि आपको अब नीड आ गई, हमको नीड है कि हम किसी भी तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे, चारों लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। देन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर में रिसोर्स प्लानिंग किस प्रकार होती है? तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई, देखो रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको चलिए, अब रिसोर्स प्लानिंग में अगर हम बात करें कि आपका रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, दूसरा काम इवॉल्विंग होगा, तीसरा काम मैचिंग होगा। अब इनको देख लेते हैं जरा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर मैं बात करूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, चलिए, identification and inventory of resources across the region of a country, this involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of it। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपको पूरे देश में जाकर के क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आपको करना पड़ेगा
और आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी कि रिसोर्सेज कितने क्षेत्र में। पहला तो ये कि पहले पहचानो कि कहाँ पर चीजें हैं, पहले ये जानो कि कहाँ पर चीज, कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है, आइडेंटिफिकेशन होगा। देन उसके बाद इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। आपको फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपका फिर काम ये होना चाहिए कि भाई इवॉल्व करो। अब आप ये देखो कि यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, कौन सी स्किल्स का प्रयोग करना है, क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा यहाँ पर, और कैसे कैसे चीजों को हमें यहाँ पर चीजें लगानी है, फैक्ट्रीज किस प्रकार लगानी है, यहाँ पर कौन सा प्लांट लगेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे, तो ऐसी चीजों को आपको हैंड ओवर करना है। देन उसके बाद आपका तीसरा स्टेप जो होता है इसमें, कि तीसरा स्टेप आपका ये होता है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को आपको आपके पूरे देश का जो ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ मैच करना है, ठीक है। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द 5 ईयर प्लान्स। अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने अपने रिसोर्सेज को प्लान करने का काम पहले ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही शुरू कर दिया था। इंडिया ने अपने रिसोर्सेज को प्लान करना फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमारा कब लॉन्च हुआ था, लॉन्च्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद ही जो लॉन्च हो गया था। ठीक, इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए मैं आपको जरा देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि हमारे इंडिपेंडेंस में ही लॉन्च हो गया था, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। देन उसके बाद अब हम बात करें कि availability of resources is necessary conditions for the development of any regional, but mere availability of resources in absence of corresponding changes in technology and resource institution may hinder development। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन का डेवलपमेंट होने के लिए वहां पर रिसोर्सेज का होना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन availability of resources in the absence of corresponding changes, availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions में hinder the development। लेकिन भले ही कहीं पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हों, लेकिन अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल या फिर इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं होगा तो भी वहाँ का डेवलपमेंट जो है उसको हिंडर किया जा सकता है, हिंडर हो सकता है, वो मतलब वो वहाँ पर कमी हो सकती है डेवलपमेंट की। देयर आर मेनी रीजंस इन अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। हमारे देश में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में आते हैं, ठीक है। फिर भी वो किस में आते हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में आते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपका ऑन द कंट्री देयर आर सम रिलीजन व्हिच हैव पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे इकोनॉमिकली डेवलप्ड। ऐसी बहुत से रिलीजन हैं जिनके पास पुअर इकोनॉमिकल बेस है, पुअर रिसोर्सेज हैं, लेकिन पुअर रिसोर्स बेस है लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि आपको यहाँ दिखाऊं कि द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that the rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। अब ये हिस्ट्री की बातें कुछ आ रही हैं तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको हाईलाइट नहीं करेंगे। तब देखो जब कॉलोनाइजेशन भारत में हुआ तो उसमें आप देखते हैं कि जो भी कॉलोनियल पावर्स आई थी उनका मेन मुद्दा ये था कि मेन मकसद ये था किसी तरीके से किसी भी देश के जाकर के रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो फॉरेन मेन अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स क्या था, रिच रिसोर्सेज था। इट वाज प्राइमरली द हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ colonization countries, colonizing countries that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the। अब उन्होंने किस प्रकार किसी भी जगह के रिसोर्सेज को अपने कब्जे में किया, मतलब या फिर उनको एक्सप्लॉइट किया, उनको कहने सीधा सा सिंपल सा फंडा ये था कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा थी, अच्छे खासी टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बड़े लेवल पे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और कर पाए। अब देयरफॉर इसी वजह से उन्होंने क्या अपनी कॉलोनीज को सेटअप किया और सुप्रीमेसी को भी अपनी बरकरार रखा और बना ली, अपनी सुप्रीमेसी भी बना ली।
Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology development and institutional changes. अब इसी तरीके से अब कहीं भी resources can contribute development only when they are accompanied by appropriate technology. resources को तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास appropriate technology है. इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. इंडिया ने तो इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग फेजेस में देखा है. देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इज जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर does not only involve the availability of resources but also technology, quality and human resources and historical experience of the people. इसीलिए इंडिया में डेवलपमेंट एक जनरल चीज नहीं है. रिसोर्स डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर रिसोर्स डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व. अब रिसोर्स डेवलपमेंट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ये डेवलप नहीं करती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो, लेकिन वो ये भी यहाँ पे मैटर करता है कि टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और ह्यूमन रिसोर्सेज और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस कैसे थे, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है इंडिया में. देन उसके बाद आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो दोस्तों देखिए, इस वाले टॉपिक को हम जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी आज के लिए आप इतना ही, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और तब पढ़ेंगे इसको. तो तब तक के लिए धन्यवाद. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो. अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना. और आपको जैसा भी लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर मुझे जाना. अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसी भी आपको ये वीडियो लगी, आप मुझे ज़रूर बताएं. चलिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.